राइट टू फ्रीडम। सो लास्ट वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा था और उसमें हमने जाना कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक सिटीजन को ये राइट देता है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और अगर उसको कोई इक्वली ट्रीट नहीं करता तो उसके खिलाफ जो वो पर्सन है वो कोर्ट में जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। अब इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो राइट है वो हमें क्या अधिकार देता है। तो फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? आजादी का मतलब ये है कि जब आपके ऊपर कोई बंदिशें ना हो, कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो। In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसमें दूसरों की कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसमें दूसरे जो है वो दखल ना दें, चाहे कोई दूसरा सिटीजन हो या चाहे खुद गवर्नमेंट हो, कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। We want to live in society, but we want to be free. हम एक सोसाइटी में रहना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, कि हम किसी ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहां सिर्फ हम ही हों, क्योंकि अगर हम ही होंगे तो हमारे ऊपर कोई रोक लगाएगा नहीं। तो हम ऐसी जिंदगी नहीं चाहते। हम ऐसा चाहते हैं कि हम सोसाइटी में भी रहें और हम फ्री भी रहें, हमारे ऊपर कोई जो रोक टोक है, कोई कंस्ट्रेंट है वो ना हो। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स इन द वे वी वॉन्ट टू डू दैम। हम चीजों को उस तरीके से करना चाहते हैं जिस तरीके से हमारा मन करे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और हमें बताएगा कि तुम इस तरीके से रहो, इस तरीके से ये काम करो, इस तरीके से वो काम करो। नहीं, मेरे को जो भी करना है वो मैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से करना चाहता हूं। अदर शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि तुम कोई भी काम ऐसे करो या वैसे करो। मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो भी करना चाहती हूँ वो मैं खुद कर सकती हूँ। So under the Indian Constitution, all citizens have the right to। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे सिटीजन्स को कुछ राइट देता है फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों को आजादी है कि हम जो भी बोलना चाहते हैं हम बोल सकते हैं, और जिस भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारे दिल में है वो हम औरों के सामने खुल के बता सकते हैं। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। और हम लोगों को ये आजादी है, हम लोग को ये राइट है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से असेंबल हो सकते हैं। असेंबल मतलब इकट्ठा हो सकते हैं। मतलब अगर किसी कारण से हम लोगों को इकट्ठा होना है, किसी एक जगह पे इकट्ठा होना है, तो हमारा अधिकार है कि हम इस तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं, बट शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल मैनर में होना होगा। कोई एक तरीके से दंगा नहीं करना होगा या फिर कुछ और लोगों को परेशान नहीं करना है। शांतिपूर्वक हम अपने किसी भी एरिया पे हम असेंबल हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। हम लोगों को ये राइट है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं। सो हम लोगों को ये राइट है कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, मतलब इकट्ठा होकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक तरीके से बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। तो एसोसिएशंस, यूनियंस मतलब जब आप इकट्ठा होकर एक साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से फॉर्म करते हो, ठीक है। सो मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। हम लोगों को ये राइट है कि हम फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के, देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जा सकते हैं। हम अपने देश में कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हैं। अगर हम अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वीजा, पासपोर्ट, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हम फ्रीली, बिना किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट के, रोक टोक के, अपने देश में किसी भी कोने से किसी भी कोने में जा सकते हैं। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और हम अपने देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। मतलब अगर हम अपने देश के किसी भी कोने में रहना चाहें, घर बनाना चाहें, तो हम वैसा कर सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और हम कोई भी प्रोफेशन जो भी हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम लॉयर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिंगर, डांसर, अगर हमें आर्ट में कुछ इंटरेस्ट है, तो हमें जो भी करना है, जो भी प्रोफेशन हमें अच्छा लगता है हम उसमें जा सकते हैं। जो भी ऑक्यूपेशन हमें कैरी करनी है, मतलब जो भी काम हमें करना है, जिस भी फील्ड में करना है वो हम कर सकते हैं। जो भी ट्रेड, बिजनेस हमें चलाना है, किसी भी चीज का हम बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, वो जो चीज है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। पता चले कि आप किसी इलीगल ड्रग्स वगैरह के बिजनेस में जाने लग जाओ, तो वो चीज नहीं। बट जितनी भी चीजें लीगल हैं, जितने भी प्रोफेशन वगैरह लीगल हैं, वो सब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। You should remember that every citizen has the right to all these freedoms। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो राइट्स दिए गए हैं ना, फ्रीडम
ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली बनाना है, एसोसिएशंस बनानी है, या फिर फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जितने भी ये राइट्स हैं ये सिर्फ आपको ही नहीं मिल रहे हैं बल्कि ये सारे सिटीजन्स को मिल रहे हैं। तो दूसरों को भी ये सिटीजन्स, जो दूसरे सिटीजन्स हैं उन्हें भी ये राइट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम। मतलब कि आप अपने इस राइट टू फ्रीडम को इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस तरीके से आप इसे एंजॉय नहीं कर सकते जिससे कि किसी दूसरे पर्सन का राइट टू फ्रीडम जो है वो वायलेट हो। अब मान लो आप किसी लोकेलिटी में रहते हो, किसी जगह पे रहते हो, आपका घर यहाँ पे है और आप कह रहे हो कि भाई ये जगह पे मेरा घर है तो मैं ये इस पूरी जगह पे मेरा हक है, मान लो ऐसे बोल रहे हो कि ये हमारी जगह है। या फिर चलो इतनी बड़ी जगह की भी बात नहीं करते, आपका घर है यहाँ और आपके घर के आगे एक गली है, काफी लंबी गली है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि भाई क्योंकि ये मेरी गली है तो इस पे सिर्फ मैं ही चलूंगा, मेरा घर है यहाँ पे तो और कोई नहीं चल सकता, मेरा अधिकार है। आप कहते हो कि मेरा अधिकार है कि मैं इस गली पे फ्रीली घूम सकता हूँ, आ जा सकता हूँ। बट आप दूसरे लोगों को रोक रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये मेरी गली है, मैं इस पे फ्रीली आ जा सकता हूँ तो तुम नहीं आओगे यहाँ पे। तो ये चीज आपकी करनी गलत होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो है अपनी फ्रीडम, जो आपका राइट टू फ्रीडम है उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसे एंजॉय कर रहे हो। आप फ्रीली इस गली में घूम सकते हो, आ जा सकते हो, बट आप किसी और को नहीं रोक सकते। आप अपने घर में किसी को घुसने से मना कर सकते हो कि भाई ये मेरा घर है, क्योंकि वो आपका है, वो एकदम पर्सनल आपका है, राइट। बट क्योंकि गली जो है वो पर्सनल नहीं होती, ठीक है, गली जो है वो तो पब्लिक होती है, वहां पे कोई भी पर्सन आ जा सकता है, वो एक पब्लिक प्लेस है। तो आप वहां पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही रहूंगा, मैं ही चलूंगा और कोई नहीं चल सकता। तो बेसिकली आपको आपके जो राइट्स हैं वो इस तरीके से एक्सरसाइज करने हैं जिससे कि किसी और का फ्रीडम जो है वो खत्म ना हो, किसी और का राइट टू फ्रीडम का हनन ना हो। योर फ्रीडम्स शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। आपकी जो आजादी है वो जनता में न्यूसेंस, एक तरीके से परेशानी या ट्रबल जो है वो दूसरों के लिए पैदा ना करे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हो और उससे किसी और को परेशानी हो रही है, उस किसी और के लिए दिक्कत हो रही है। और डिसऑर्डर ना हो, मतलब कि उथल पुथल ना हो, जो जनता है या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे उथल पुथल ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम को इस तरीके से एक्सरसाइज करना है जिससे कि किसी और के राइट पे असर ना पड़े। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स। आप वो सारी चीजें कर सकते हो जिससे कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा। अब मान लो एक फुटपाथ है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है फुटपाथ पे लोग बैठे होते हैं, है ना, मान लो कोई लेटा हुआ है फुटपाथ पे। अब कोई, आप आ रहे हो इस फुटपाथ पे, आप जो है चल रहे हो, ठीक है, ये पर्सन लेटा हुआ है और आप जो है इस फुटपाथ पे चल रहे हो। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके ऊपर चढ़ के जाओ और बोलो कि भाई ये तो मेरा राइट है कि मैं फुटपाथ से जा सकता हूँ, तुम यहाँ पे लेटे क्यों हो, ठीक है। मान लो कोई बैठा है, उसको आप धक्का देके हटा रहे हो कि भाई यहाँ पे चलना है, या फिर तुम यहाँ पे बैठ क्यों रहे हो, मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ पे चल सकता हूँ। तो इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते। मतलब आपको अपना जो भी राइट है वो इस तरीके से एक्सरसाइज करना है किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। अब आपको राइट टू फ्रीडम मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मर्जी करना है आप वो कर सकते हो। ये कोई अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है आपको मन मर्जी काम करने के लिए, बल्कि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगेन लिमिटेशन यही है सबसे बड़ी तो, कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि किसी दूसरे का राइट टू फ्रीडम वायलेट हो, जिससे किसी दूसरे को इंजरी पहुंचे, उसको दुख पहुंचे, उसको परेशानी हो। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम्स इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से, उसके पास ये हक है, उसके पास ये अधिकार है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में जो भी चीजें होंगी, सोसाइटी के भले के लिए अगर किन्हीं चीजों पे रोक लगानी होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, तो वो गवर्नमेंट कर सकती है सोसाइटी के भले के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास राइट है कि हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन या फिर ट्रेड और बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। बट अगर आप कहो कि भाई मुझे तो ड्रग्स का धंधा करना है, मुझे तो ड्रग्स का बिजनेस चलाना है और मेरा तो ये अधिकार है कि मैं कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो ड्रग्स का बिजनेस चलाने से। तो गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि ड्रग्स का बिजनेस करने से क्या होगा, सोसाइटी पे बुरा असर पड़ेगा और ये सोसाइटी के फेवर में है, सोसाइटी के भले के लिए है कि इस तरीके की चीजें सोसाइटी में ना हो। सो अगर गवर्नमेंट सोसाइटी के भले के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो वो ऐसा कर सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
अब जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा राइट टू फ्रीडम में कि हमें अलग अलग तरीके के फ्रीडम्स जो हैं वो दिए हुए हैं, तो वो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप ये देखो, डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में जो पर्सन है वो क्या करता है? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहा है, उसको ये अधिकार होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अब अगर आप किसी पर्सन पे ये रोक लगाओगे कि वो अपनी मर्जी की बात नहीं बोल सकता, वो अपने जो भी उसके दिल में है, जो भी वो सोच रहा है, उसको वो दूसरों के आगे व्यक्त नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या वो पर्सन सही तरीके से वोट दे पाएगा? क्या वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डेमोक्रेसी का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जनता को, आप लोगों को ये अधिकार दो कि वो बोल सकें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देना भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है। अब अगर आप ये एक्सप्रेशन का राइट ही लोगों से छीन लोगे तो वो पर्सन वोट कैसे देगा? और अगर वोट ही नहीं दे पाएगा तो वो डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी वो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others. हमारे जो आइडियाज है, हमारे जो विचार हैं और जो हमारी पर्सनालिटी है वो तब डेवलप करती है जब हम फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपकी जो सोच है, आपका जो सोचने का तरीका है वो दूसरों से अलग हो। Even if 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly. अब भले ही 100 लोगों को, इवन 1000 लोग भी जो हैं वो एक तरीके से सोच रहे हैं, समान रूप से सोच रहे हैं, फिर भी आपके पास ये अधिकार होना चाहिए, आपके पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपने तरीके से आप डिफरेंटली सोच सको। चाहे हजारों, लाखों, चाहे जितने भी लोग हैं, अगर वो एक तरीके से सोचते हैं, फिर भी आपके पास ये अधिकार है कि यू कैन थिंक डिफरेंटली। आप अपने आपको अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जो भी सोचना चाहते हो वो सोच सकते हो। ठीक है। यू मे डिसएग्री विद अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन। हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई, कोई उसने प्रोग्राम निकाला और आप उसके साथ सहमत नहीं हो, यू डिसएग्री विद दैट पॉलिसी, तो आप ये चीज एक्सप्रेस कर सकते हो। आप गवर्नमेंट को ये बता सकते हो कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, मैं इसके साथ असहमत हूं। या फिर कोई एसोसिएशन है जिसकी कुछ एक्टिविटीज हैं जो कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि गलत है, तो आप उन एसोसिएशंस के विरोध में भी आप सवाल उठा सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं आपके काम के साथ असहमत हूं। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन इन योर कॉन्वर्सेशंस विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपके पास ये आजादी है कि आपको अगर किसी गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा, किसी एसोसिएशन की कोई एक्टिविटीज पसंद नहीं आ रही, तो आप अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी इस सोच को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, मतलब कि गवर्नमेंट की निंदा कर सकते हो कि गवर्नमेंट ये काम अच्छा नहीं कर रही। आप किसी भी एसोसिएशन की एक्टिविटीज की निंदा कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये जो एसोसिएशन है ये सही काम नहीं कर रही। तो आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये चीज बोल सकते हो। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज थ्रू अ पैम्फलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही अधिकार है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, बल्कि आप बाहर ओवरऑल जनता में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको अपना आइडिया, अपना व्यू पब्लिसाइज करना है, मतलब जनता के सामने रखना है, तो आप किसी पैम्फलेट, किसी पर्चे के थ्रू उसको रख सकते हो। अगर आपको कोई चीज मैगजीन में लिख के बतानी है लोगों को, मैगजीन के थ्रू भी आप अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो। देखते हो ना, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग राइटर्स उन्हें लिखते हैं और वो अपने अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। जो भी उनका सोचना होता है किसी मुद्दे के ऊपर, वो न्यूज़पेपर में लिखते हैं। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स। और आप किसी भी तरीके से अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आप कर सकते हो। मान लो जो देशभक्त होते हैं, जिनको मतलब बहुत ज्यादा अपनी देशभक्ति शो करनी है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी पेंटिंग ऐसी बनाते हैं जिसके थ्रू वो झलक रहा होता है कि हाँ वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो कोई ऐसी कविता बनाते हैं अपने देश के लिए जो उनका जो प्रेम है वो शो करती है। गाने बनते हैं देश के ऊपर। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये अपना एक तरीके से हमारे व्यूज, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। However, you cannot use these freedoms to instigate violence against others. अब देखो, जितने भी ये फ्रीडम्स है ना, भले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या इन जनरल राइट टू फ्रीडम है, हमने राइट टू इक्वालिटी भी पढ़ा था
ये सारे जितने भी आपके पास राइट है, ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनमें रहती हैं स्पेसिफिकली। चलो राइट टू इक्वलिटी तो ऐसा है कि हाँ सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, और जहां पे लोग पिछड़े हुए हैं उनको बेटर करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती है। तो वहां पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को हेल्प करने के लिए ऐड की गई हैं। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो इसमें हर फ्रीडम में, भले ही स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, ये सारी चीजों में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं, मतलब कि वो सही रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो होनी जरूरी हैं। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो सोसाइटी में कुछ भी गलत हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप अपने इस फ्रीडम को, आप अपनी इस आजादी को वायलेंस भड़काने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पता चले कि आप पब्लिक में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को गालियां दे जा रहे हो और आपकी कम्युनिटी के लोग मोर्चा खोल दें दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ और उनको मारने के लिए दौड़ जाए, तो आप कहने लगो कि भाई मेरा तो फ्रीडम है, मेरे को तो अधिकार है कि मैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो मैं गाली दे रहा हूं, मुझे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी पसंद नहीं है तो मैं गाली दे रहा हूं। तो ये चीज गलत है, क्योंकि आप अपने इस फ्रीडम को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे कि किसी और को प्रॉब्लम आए, किसी और मतलब किसी और के साथ गलत होने की संभावना हो, या इन जनरल सोसाइटी में दंगे भड़क सके। तो ऐसा कुछ आपको नहीं बोलना है। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और आप इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग विरोध कर दें, विद्रोह कर दें। मतलब कि अगर आप चाहो 4 लोगों को इकट्ठा करके आप कहो कि चलो गवर्नमेंट को गिराते हैं, डेमोक्रेसी जो है उसको गिराते हैं और यहाँ पे एक राजा वाला सिस्टम लाते हैं, तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट को गिराने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, रेबल करने के लिए आप अपने इस फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्रिटिसाइज करना है, आप क्रिटिसाइज करो, आपको निंदा करनी है, आप करो कि देखो गवर्नमेंट आपका ये काम सही नहीं है, आप प्लीज इसे ठीक करो। बट अगर आप गवर्नमेंट का एकदम तख्ता पलट करने वाली बात कर रहे हो, पता चले कि आप गवर्नमेंट ऑफिस में तलवार लेके घुस गए हो और प्राइम मिनिस्टर को मार रहे हो, प्रेसिडेंट को मार रहे हो, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आपको अपने इस फ्रीडम का जो यूज है वो इस तरीके से नहीं करना कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दो। Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. अब कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूज वगैरह में केस मतलब ये न्यूज आती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी दूसरे के खिलाफ डिफेमेशन का केस डाल दिया है कि ए पर्सन जो है उसने स्टेज पे चढ़ के किसी बी पर्सन को गाली दे दी। ठीक है, अब ये बी पर्सन क्या करता है, फिर डिफेमेशन का केस डालता है। अब ये बी पर्सन डिफेमेशन का केस क्यों डाल पा रहा है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार है कि अगर कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा इस तरीके से, उसकी इज्जत को चोट पहुंचेगी, तो वो केस इस पे डाल सकता है। उसका अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ जी सकता है। तो ऐसे केस में बी जो है वो डिफेमेशन का केस डालता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि आप अपने इस फ्रीडम का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते कि किसी और की जो डिग्निटी है, किसी और की जो फेम है, उसको चोट पहुंचे। पता चले कि आप गालियां दे रहे हो, आप झूठी झूठी चीजें बोल रहे हो, मतलबी चीजें बोल रहे हो, मीन थिंग्स जो है किसी के बारे में बोल रहे हो जो कि उसकी रेपुटेशन को खराब कर सकती हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। Then citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue. अब हमारे देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोगों को ये अधिकार है कि वो मीटिंग्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि अगर 4 लोगों को मिलके कहीं पे कुछ डिस्कस करना है तो वो मीट कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, एक तरीके से रैली वगैरह जो होती हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब आप अगेन धरना वगैरह दे सकते हैं किसी भी मुद्दे के खिलाफ। जैसे आपको यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दिख रही होगी कि हमारी मांगे पूरी करो। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये एक तरीके से धरना दे रहे हैं, आप समझ लो कुछ रैली वगैरह निकाल रहे हैं, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। सो इनकी कुछ मांगे होंगी जिन्हें पूरी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause or seek votes for a candidate or party in an election. अब लोग मीटिंग्स वगैरह इकट्ठी कंडक्ट कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, तो किसी भी कारण से मिल सकते हैं। हो सकता है कि उनके साथ कोई दिक्कत हो रही हो और वो सारे लोग मिल रहे हो। मान लो आपकी लोकेलिटी में रोड टूटे हुए हैं, रोड खराब है, वो सही से नहीं बन रहे, तो आपकी लोकेलिटी के सारे लोग जो हैं वो एक रूम में आके मिलते हैं, एक जगह पे आके मिलते हैं। तो सारे लोग जो हैं वो मिलके मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाँ हमें हमारा जो रोड टूटा हुआ है उसके खिलाफ
डिपार्टमेंट में, जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, वहां पे हमें कंप्लेन जो है वो डालनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि भाई हमारा रोड क्यों नहीं बन रहा है, क्यों ये इतना खराब पड़ा है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। मान लो उन लोगों को कोई आइडियाज एक्सचेंज करने हैं, मान लो बहुत सारे पेंटर्स हैं, अब पेंटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव वगैरह होते हैं और ये सारे लोग एक जगह पे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे के आइडियाज जो है वो सुनने हैं, तो आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज। अब जैसे आपने देखा होगा कहीं पे मान लो रैली निकल रही है और वो लोग क्या कह रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की बातें वो करते करते आपके रोड के आगे से निकल रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट गेन करना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर कि हाँ बेटी बचाओ, बेटी को बचाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। या फिर मान लो अगेन कि आपके लोकेलिटी में रोड टूटा हुआ है और आप 4 लोग मिले और आपने डिस्कस किया कि भाई हम 4 लोगों के मिलने से तो कोई काम होगा नहीं, मतलब कि हम 4 लोगों की बात कौन सुनेगा, रोड तो पूरी सोसाइटी का टूटा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन पूरे सोसाइटी के लोगों का साथ चाहिए ताकि हम कुछ प्रभाव डाल सकें, हम जो अथॉरिटी है उसके ऊपर थोड़ा दबाव बना सकें कि वो हमारा रोड जो है वो बना के दे। तो आप 4 लोग क्या किए, आप जगह जगह गए, आप अलग अलग जो सोसाइटी में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उनमें गए, उनके लोगों से बात की कि आप देखो भाई रोड खराब हो रखा है, आप भी हमारे साथ आओ, इस लेटर पे, इस ये जो हमने एप्लीकेशन लिखी है इस पे आप साइन कर दो। तो इस तरीके से आप मीटिंग्स वगैरह होल्ड कर सकते हो, प्रोसेशंस निकाल सकते हो दूसरों की सपोर्ट पाने के लिए, ठीक है। सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, साथ ही साथ आप इकट्ठा हो सकते हो, मतलब ये जो आपका फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कब आप अगर कैंडिडेट हो, आप इलेक्शंस में लड़ रहे हो और आपको वोट चाहिए, अब वोट के टाइम पे क्या होता है, आप देखते हो कि जो भी नेताजी हैं वो जगह जगह घूमते हैं, वो पूरी रैली निकालते हैं, बहुत बड़ी एक तरीके से रैली निकालते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो जो पूरा जलसा निकलता है वो किस लिए, कि आपके जो वो कैंडिडेट हैं वो सबसे वोट मांग रहे हैं, तो किसी वोट वगैरह को मांगने के लिए भी इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, बट एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, ये सब पीसफुल होनी चाहिए, कोई दंगा वगैरह नहीं होना चाहिए। पता चले कि आप लोग हाथ में बंदूक लिए हुए हो और गोलियां चलाए जा रहे हो और कह रहे हो कि भाई हमारा तो अधिकार है कि हम इस तरीके की रैली निकाल सकते हैं, तो आप वैसा नहीं कर सकते। आपको अधिकार है, आपको मिलना है, मीटिंग्स होल्ड करनी है, प्रोसेशन करना है, रैली करना है, आपको जो करना है आप करो, बट पीसफुल, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी, मतलब कि जो पब्लिक डिसऑर्डर होता है, जो व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की, वो खराब नहीं होनी चाहिए। आपको कोई कानून नहीं तोड़ना है, ठीक है, आपको पीस जो है वो सोसाइटी में उसका उल्लंघन नहीं करना है, मतलब अशांति नहीं फैलानी है। दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज एंड मीटिंग शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पता चले आप रैली में जा रहे हो और आप बंदूक निकाले हुए हो और गोली पे गोली चलाए जा रहे हो, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कोई भी वेपन, कोई भी जो हथियार है वो आपको अपने साथ नहीं लेके चलना है। सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशंस, अब जो लोग हैं वो एसोसिएशंस भी बना सकते हैं, मतलब आपको कोई संस्था बनानी है, कोई संघ बनाना है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कैन फॉर्म वर्कर्स यूनियन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। जैसे कि आपने वर्कर्स यूनियन की जो बातें हैं वो सुनी होंगी, आपने वर्कर यूनियन हो सकता है सुना हो, ऐसे ट्रेड यूनियन आपने हो सकता है शब्द सुना हो। तो क्या होता है, मतलब कुछ लोग जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब 2-4 लोग तो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब लोगों को डर होता है, लोगों को ये रहता है कि भाई कोई हमारे साथ गलत ना करे, वर्कर्स हैं उनके साथ कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। मान लो एक पर्सन की कैपेसिटी है सिर्फ 8 घंटे काम करने के, दिन में कोई पर्सन आसानी से 8 घंटे काम कर सकता है, बट वर्कर्स से मान लो उनसे 12-12 घंटे काम कराया जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो इस तरीके की सारी चीजों को रोकने के लिए और अपनी पावर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, वो एसोसिएशन बनाते हैं। तो जैसे जो अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसको कि क्या नाम दिया है, वर्कर्स यूनियन। और ये क्या करते हैं, ये सारे वर्कर्स के इंटरेस्ट को, उनके जो भी उनके मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करते हैं, उनके फायदे में, उनके भले के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई फैक्ट्री ऐसी होगी जो कि अपने वर्कर्स को बोलती है कि नहीं तुम 8 नहीं तुम 12 घंटे काम करो, तो ये सारे जो वर्कर्स हैं जो कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो वर्कर्स यूनियन का पार्ट है,
तो वर्कर्स यूनियन का पार्ट होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो पूरी यूनियन को बोलेंगे कि भाई हमारी जो फैक्ट्री है ना, उसमें लोग हमें, उसमें जो मालिक है वो हमें 12-12 घंटे काम करने के लिए कह रहा है। तो यूनियन के जितने भी लोग हैं, जो यूनियन है वो क्या करेगी, वो फिर उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाएगी और बोलेगी कि भाई आप इस तरीके से ज्यादती नहीं कर सकते, वर्कर जो हैं वो 8 घंटे काम कर सकते हैं तो आप उन्हें 8 घंटे ही काम करवाओ, 12 घंटे वो काम नहीं करेंगे। तो वो जो वर्कर्स यूनियन है वो क्या करेगी, अपने लोगों के, अपनी कम्युनिटी के, अपने वर्कर कम्युनिटी के भले के लिए वो एक तरीके से जो फैक्ट्री ओनर है उसके ऊपर दबाव डालेगी और बोलेगी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने 12 घंटे इनसे काम कराया, टाइम कम नहीं किया, 8 घंटे नहीं किया, तो फिर हम मान लो भारत बंद घोषित कर देंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे कि वर्कर्स पूरे भारत में किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। आपने सुना होगा ना कि भारत बंद है आज, तो ऑटो वालों ने स्ट्राइक की हुई है, जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं उनकी भी अपनी यूनियन होती है। इस तरीके से सारे जो लोग हैं उनका अपना अपना अधिकार है कि वो एसोसिएशन वगैरह बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जैसे वर्कर्स जो है वो यूनियन बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने भले के लिए। तो मैंने आपको और एग्जाम्पल दे दिया थोड़ा डिटेल में, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption or pollution. अब हो सकता है कि भाई कोई डाउन है, कोई ऐसा जगह है जहां पे लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, किस लिए, वो एसोसिएशन बना रहे हैं ताकि वो सारे लोग करप्शन और पॉल्यूशन जैसी चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकें, कैंपेन चला सकें। ठीक है, जैसे अगेन आपने देखा होगा कि लोग जो हैं आपकी गली से, आपके आगे से निकल रहे हैं और उन्होंने बैनर पकड़े हुए हैं कि करप्शन छोड़ो, है ना, इस तरीके की चीजें आप देखते होंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके पास ये अधिकार है, जो उनका एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, कैंपेन चलाने का अधिकार है, वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक तरीके से फायदा उठा रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, बट क्या करना है, पीसफुल होना चाहिए, किसी के साथ दंगा नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, कानून तोड़ के जो है प्रोसेशन वगैरह निकाल रहे हो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद है एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इस चीज में बहुत ज्यादा कुछ मतलब समझने के लिए नहीं है, आप इसको सिंपली समझ सकते हो कि हाँ, हमारे पास ये अधिकार है कि हम देश के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है। वी आर फ्री टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम देश के किसी भी कोने में, हम भारत देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। मान लो आपको जॉब के सिलसिले में, आप रहने वाले, मान लो आप गुजरात के हो बट आपको मेघालय में कुछ काम के लिए जाना है, तो आप मेघालय में आप जा सकते हो और वहां पे आप रेंट पे घर लेके रह सकते हो। अब आपको मेघालय बहुत अच्छा लगा, आपको लगा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर नेचर है, पहाड़ है, आपको मन किया कि भाई मैं तो यहीं रह जाऊं, तो अब आप वहां पे जमीन ले सकते हो, वहां पे घर बना सकते हो, आपको जो करना आप कर सकते हो। आप वहां पे रेंट पे रहना चाहते हो, रह सकते हो, आपको घर बनाना है, आप रह सकते हो। तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हो, रेजाइड कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, घर वर बना सकते हो। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. मान लो कोई पर्सन जो है वो असम का रहने वाला है और उस पर्सन को हैदराबाद में कोई बिजनेस जो है वो शुरू करना है। He may not have any connection with that city. He may not have seen it ever. हो सकता है कि वो जो पर्सन है उसका सिटी में, हैदराबाद सिटी में कोई कनेक्शन ना हो, कोई भी पर्सन उस पर्सन को जानने वाला हैदराबाद में ना रहता हो सकता है कि वो पहली बार हैदराबाद जा रहा हो, उससे पहले हैदराबाद में वो गया ही नहीं, उसने वो सिटी कभी देखी नहीं। Yet, as a citizen of India, he has the right to set up base there. बट फिर भी भले ही उसका वहां पे कोई रिलेटिव नहीं रहता, कोई उसका फ्रेंड नहीं रहता, वो किसी को हैदराबाद में नहीं जानता, वो कभी पहले हैदराबाद नहीं गया है, इस सब के बावजूद भारत देश का नागरिक होने के वजह से वो जो पर्सन है वो वहां पे जा सकता है और अपना बिजनेस खोल सकता है। दिस राइट अलाउज लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स ऑफ द कंट्री टू प्रॉस्पेरस रीजन्स एंड बिग सिटीज। अभी जो हमारा राइट है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करने का, इसकी वजह से लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो पाते हैं। माइग्रेशन मतलब कि मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो लोग छोटे छोटे गांवों से टाउन्स में जाते हैं काम की तलाश में, तो वो माइग्रेट करते हैं। तो मान लो कोई पुअरर रीजन है, कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है, तो वो पर्सन अपनी जगह से
किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे प्रॉस्परस वो रीजन हो, जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले, तो उसको ये अधिकार है, वो जा सकता है और लोग ऐसा कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ये अधिकार है। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। अभी जो फ्रीडम है ये हमें ऑक्यूपेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी मिलता है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो अपना सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर हम मान लो बिजनेस खोलना चाहते हैं, अगर हम कहीं जॉब करना चाहते हैं, अगर हम मान लो ज्वेलर का काम हमें अच्छा लगता है, हम सुनार बनना चाहते हैं, हमें जो करना है हम कर सकते हैं। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब। कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हें यही काम करना है, या फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप ये काम नहीं कर सकते। Women cannot be told that some kinds of occupation are not for them। अब आप औरतों को ये नहीं कह सकते कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि औरतें नहीं कर सकती। मतलब जैसे पुराने टाइम में, अब तो चीजें काफी चेंज हो गई हैं, बट पहले क्या था कि पहले बहुत बड़े लेवल पे ऐसा होता था कि औरतों को बाहर जॉब करने के लिए नहीं अलाउ किया जाता था। उनसे आदमी क्या कहते थे कि औरतों को बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, औरतें काम करने के लिए नहीं बनी है, बाहर जॉब करने के लिए नहीं बनी है। औरतों का काम क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है कि वो घर में बच्चों की देखरेख करें, घर में जो खाना पीना है वो देखें, मतलब घर को देखें, हाउस होल्ड वर्क देखें। तो पहले ऐसे बोलते थे कि आदमी जो है वो औरतों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाने देते थे। तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि किसी भी पर्सन के ऊपर इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर कोई औरत काम करना चाहती है, वो जॉब करना चाहती है, तो वो कर सकती है। उसको आप ये नहीं बता सकते कि तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें घर का काम ही संभालना है। नहीं, उसकी मर्जी है, उसको घर का काम संभालना है तो वो संभालेगी, और नहीं संभालना तो वो नहीं संभालेगी। सिमिलरली कोई भी पर्सन किसी भी को भी ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये काम करो ही, या ये काम बिल्कुल मत करो। तो पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब ये चीज मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे देश में क्या चला रहा है भाई, कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम बेसिकली किस बेसिस पे बनाया गया था? कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बनाया गया था कि जो ब्राह्मण्स हैं वो, उनका काम क्या है, वो भगवान की पूजा करते हैं, वो पूजा अर्चना करना, ग्रंथ पढ़ना, है ना, ये सारी चीजें करना ब्राह्मण्स का काम है। और क्षत्रियों का काम क्या है, उनका लड़ाइयां लड़ना, लोगों की सेफ्टी करना, प्रजा की सिक्योरिटी करना, ये काम क्षत्रिय का है। तो सिक्योरिटी देना क्षत्रिय का काम है। फिर वैश्य क्या है, उनका काम बिजनेस वगैरह चलाना है, जो ट्रेडिंग है, बिजनेसमैन है, वो सारे लोग जो हैं वो वैश्य ही करेंगे। और जो शूद्र हैं वो बाकी तीन जो कम्युनिटीज हैं, बाकी तीन जो वर्ण हैं, उनको वो हेल्प करेंगे। या जो छोटे जमींदार हैं, छोटे छोटे फार्मर्स वगैरह हैं, उन सबको उस कम्युनिटी में रखा गया। अब ये जो डिवीजन है वो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था, वो इस तरीके से ऑक्यूपेशन के बेसिस पे किया था। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करना मतलब क्या कि मान लो आज एक पर्सन जो है, तो मान लो यहाँ पे एक पर्सन है ए, और ये पहले जो है ये क्या काम करता था, ये पूजा पाठ वाला काम करता था, ठीक है, ये एक तरीके से पूजा पाठ वाला काम करता था। अब इस पर्सन को आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये पूजा पाठ करता है तो आप इसको क्या बोल दोगे, ब्राह्मण, राइट। अब वहीं कल इसका मन किया कि भाई इसको पूजा पाठ जो है वो अच्छी है, बट अब इसका मन और ज्यादा किस में लग रहा है, इसका ना पॉटरी में, मतलब जो मटके वगैरह बनाने हैं वो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये अब पॉटरी में चला गया। अब ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, अब ये मटके बना रहा है, इसको अलग अलग तरीके की पॉटरी वगैरह बनाना बहुत पसंद है। तो अब इस पर्सन को हम क्या बोलने लगेंगे कि ये पर्सन जो है मान लो पॉटरी वगैरह बना के अपना काम कर रहा है, मान लो इसे अब हम वैश्य बोल देंगे। तो बेसिकली ऐसे था, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये चीजें हेरिडिटरी बनने लग गई कि मतलब अगर आज एक पर्सन ब्राह्मण है तो कल उसका जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो किसी और काम को नहीं कर सकता। इस तरीके की चीजें होती थी। अब ये चीजें ना काफी देर तक चलती आई और अब ये सीन हो गया, अब ये सिस्टम हो गया कि मान लो कोई पर्सन जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट में, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है कि मान लो कोई पर्सन पहले झाड़ू वगैरह लगाने का काम करता था और अब वो कुछ और काम करना चाहता है। तो अब जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो लोग उस लोअर कास्ट वाले पर्सन को मना करते हैं कि नहीं, तुम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ झाड़ू ही लगानी है। इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई जाती हैं। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि कुछ भी अपर कास्ट या लोअर कास्ट टाइप नहीं है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपर कास्ट बोलना या किसी दूसरी को लोअर कास्ट बोलना ये गलत है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा था कि राइट टू इक्वालिटी है, और जो लोग इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि इस तरीके से होता था। अब ये चीज चलते चलते आने लग गई, ये चीज इतनी बढ़ गई कि अब
लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाने लग गया कि नहीं तुम ये काम करते हो तो तुम यही करोगे, तुम कोई और काम नहीं कर सकते। बट ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लोग डिप्राइव्ड कास्ट के हैं उनको उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में, कि मतलब पुराने टाइम से जो ऑक्यूपेशन चली आ रही है, जिस ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनको कोई कास्ट दी जा रही है, अगर कोई स्वीपर है तो उसको कोई पर्टिकुलर कास्ट दी जा रही है, अगर कोई ब्राह्मण है, कोई पूजा पाठ करता है, उसको कोई पर्टिकुलर कास्ट दी जा रही है, तो उनको आप अब नहीं बता सकते कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। उनकी मर्जी है, उनको जो काम करना है वो करेंगे। उनको ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अच्छी लग रही है तो उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। बट अगर उन्हें कुछ और करना है तो वो कर सकते हैं, वो दूसरा काम भी पकड़ सकते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से डिप्राइव नहीं करना है। मतलब तुम उसकी जान नहीं ले सकते, उसकी लाइफ उससे नहीं छीन सकते, ना ही उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसकी जो आजादी है वो आप उससे छीन सकते, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि जो हमारा कानून बोलता है उस पूरे प्रोसीजर के अलावा किसी भी पर्सन को यह हक नहीं है कि कोई किसी की जान ले या उसकी पर्सनल लिबर्टी का हनन करे। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब ए पर्सन ने बी का मर्डर कर दिया, तो ए के पास ये हक नहीं है, ए के पास ये राइट नहीं है कि वो बी से उसकी जान ले सके, बी से उसकी जान जो है वो छीन सके। ठीक है, अब बी के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने जाके कोर्ट में केस डाल दिया, और कोर्ट में ये चीज साबित हो गई कि हाँ ए ने बी का मर्डर किया है, और कोर्ट ने क्या सजा सुनाई ए को, कि ए को फांसी की सजा होगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई ए ने भी बी को मारा और कोर्ट ए को मार रहा है। जब ए ने बी को मारा तो उसको सजा दी जा रही है, और फिर अगर ये गलत काम है तो फिर कोर्ट जो है वो ए को फांसी की सजा क्यों दे रहा है? कोर्ट को कैसे हक मिला कि वो उसकी जान ले सकता है? तो वही बोला जा रहा है, कोर्ट को हक है। प्रोसीजर बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानूनी तौर पे ये चीज की जा सकती है। मतलब कि हमारे कानून को अधिकार है कि वो जान ले सकता है, वो पर्सनल लिबर्टी को उसका उल्लंघन कर सकता है। मतलब कि अगर मान लो ए को फांसी ना दी जाती, कोर्ट कहता कि भाई ए ने मर्डर किया है, अब इसको ताउम्र जेल में डाला जाएगा, तो उसका क्या हो रहा है, उसकी जान नहीं ली जा रही बट उसकी पर्सनल लिबर्टी उससे छीनी जा रही है। तो ये काम कौन कर सकता है? हाँ, कोर्ट कर सकता है, क्योंकि ए ने सोसाइटी में कुछ ऐसा काम किया जो कि बहुत ज्यादा गलत था। वही आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी पर्सन को जाके रूम में बंद कर दो और कह दो कि भाई कोर्ट भी तो लोगों को जेल में डालता है, तो मैं जेल में क्यों नहीं डाल सकता, मैं इस पर्सन को बंद क्यों नहीं कर सकता? तो आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ लॉ कर सकता है। It means that no person can be killed unless the court has ordered a death sentence। तो वही बात बोली जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाई कि किसी भी पर्सन को मारा नहीं जा सकता जब तक कि मतलब कोर्ट उस पर्सन को डेथ सेंटेंस ना दे दे। मौत की सजा सुनाएगा तो कोर्ट सुनाएगा, आप किसी को नहीं मार सकते। अगर आप मारोगे तो फिर आपको कोर्ट जो है मौत की सजा सुनाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। इसके साथ साथ ये जो चीज है कि द पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये चीज क्या बोलती है? ये भी बोलती है कि किसी भी पर्सन को बिना प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं ले सकते बिना लीगल जस्टिफिकेशन के। मतलब आपको पूरी जस्टिफिकेशन देनी होगी कि भाई हम क्यों इस पर्सन को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। अगर कोई पुलिस वाला किसी पर्सन को गिरफ्तार करता भी है तो उसको कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो? अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस पर्सन को आपको बताना होगा, आपको रीजन देना होगा कि उस पर्सन को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना रीजन बताए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मतलब अगर पुलिस वाले किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो अरेस्ट करने से पहले उसको बताना बहुत जरूरी है। उसका अधिकार है कि वो रीजन पूछ सके कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि भाई हम नहीं बता रहे, बस तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं, रीजन नहीं बताएंगे। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। Police will have to tell the person why he or she is being arrested. A person who is arrested and detained
shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. अब आपको याद हो तो हमने ग्वांटानामो बे वाले केस में एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि उन पर्सन्स को जिनको अरेस्ट किया गया है उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे भी प्रोड्यूस नहीं किया गया, उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे शो नहीं किया गया। ये चीज हमने क्यों बोली थी, क्यों हमने उसको हाईलाइट किया था? क्योंकि लोगों का ये अधिकार होता है, क्योंकि लोगों मतलब डेमोक्रेसी में नॉर्मली ये फंडामेंटल राइट होता है, हमारे देश में भी है कि अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के आगे आपको प्रेजेंट करना होगा। मतलब कि मजिस्ट्रेट के आगे उसको खड़ा करना पड़ेगा और उसको बताना होगा, पुलिस बताएगी कि इस पर्सन को इसलिए अरेस्ट किया गया है और वो पर्सन फिर अपने बारे में बताएगा कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो मतलब जो मजिस्ट्रेट है उसके आगे उसको अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना है अरेस्टेड पर्सन को। कौन करेगा? पुलिस प्रेजेंट करेगी, क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट किया है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे उसको शो करे, उसको प्रोड्यूस करे, और उस पर्सन का हक है ये कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया और पुलिस कह रही है कि भाई तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है कि तुम अपना डिफेंड कर सको, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि तुम अपने लॉयर को, किसी लॉयर को अपॉइंट कर सको और तुम अपना बचाव कर सको। ऐसा पुलिस नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। जो भी पर्सन जिसे भी अरेस्ट किया गया है उसे पूरा पूरा अधिकार है कि वो किसी लॉयर को कंसल्ट कर सके और वो अपना बचाव कर सके। So let us recall the cases of Guantanamo Bay and Kosovo. The victims in both these cases faced a threat to the most basic of all liberties, the protection of individual life and personal liberty. अब जब हमने ग्वांटानामो बे एंड कोसोवो का केस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित पर्सन थे इन केसेस में, उनके साथ ये जो अत्याचार हो रहे थे उनकी वजह से क्या हुआ, उनके जो मोस्ट बेसिक राइट थे उनका हनन हो रहा था। मतलब जितने भी राइट हैं उन सारे राइट में से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है बट कुछ बेसिक है, जैसे लिबर्टी कि आपको आजादी होनी चाहिए, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ कि आपकी लाइफ जो है वो खतरे में ना पड़े, गवर्नमेंट की एक तरीके से जिम्मेदारी है कि आपकी लाइफ की वो सेफ्टी करे, प्रोटेक्शन करे, एंड पर्सनल लिबर्टी उस पर्सन की आजादी की सेफ्टी हो, उस पर्सन को आजादी मिले। अब हमने ग्वांटानामो बे में देखा था कि किस तरीके से यूएसए ने क्या किया, पूरे दुनिया भर में से 600 लोगों को उठा लिया। क्यों उठा लिया, कैसे उठा लिया, ना गवर्नमेंट को बताया, ना उन जिन लोगों को उठा रही है उन लोगों की गवर्नमेंट को बताया, और ना उनको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट किया, ना उनको किसी से बात करने दी। मतलब उनके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी, उनकी पूरी आजादी उनसे छीन ली गई। वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे किसी और के सामने, उनसे किसी को बात ही नहीं करने दिया जा रहा था। तो उनके जो बेसिक राइट्स हैं, लिबर्टी, उनकी आजादी, वो उनसे छीन ली गई थी। इसी तरीके से कोसोवो में क्या हुआ कि जो अल्बेनियंस हैं उनके ऊपर उनके खुद के देश की जो आर्मी है गोलियां चला रही थी, उनको मार रही थी। अब उनके पास अधिकार क्या होना चाहिए कि उनकी लाइफ जो है वो सेफ रहनी चाहिए, किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उनकी लाइफ को छीन ले, बट वहां तो खुद गवर्नमेंट उन लोगों की लाइफ को छीन रही है। तो उनके सबसे बेसिक राइट्स, लिबर्टी एंड जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ है, उनका हनन हो रहा था। अगर उनको राइट दिए जाते, अगर उनके पास ये बेसिक राइट होते तो वो न्याय पा सकते थे। उनके साथ कोई हो सकता है इस तरीके से गलत करता ही नहीं। अगर उस देश की गवर्नमेंट मतलब अगर उस कोसोवो में अगर जो अल्बेनियंस है या जो इन जनरल सारे सिटीजन है उनके पास ये सारे बेसिक राइट्स होते तो हो सकता है गवर्नमेंट की खुद इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी के साथ इस तरीके से ज्यादती कर सके, वो आर्मी को बोले कि जाओ इन पे गोली चलाओ और इन्हें निकालो। क्योंकि गवर्नमेंट को तब डर रहता कि अगर हम अपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का हनन करेंगे तो कोर्ट हमें भी सजा दे सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी केस चल सकता है, गवर्नमेंट को भी सजा मिल सकती है। तो उस टाइम पे हो सकता है गवर्नमेंट खुद ऐसे कदम उठाती ही नहीं और लोग जो है वो सेफ रहते। अब अगर किसी को मार दिया जाता, अगर किसी के साथ गलत होता तो लोग जो हैं वो न्याय पाने के लिए कोर्ट में जा सकते थे। बट जब देश की गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है, उनके पास कोई राइट ही ऐसा नहीं है, तो वो किसके पास जाएंगे न्याय पाने के लिए। तो इसीलिए जितने भी राइट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफ जो है वो सही से जी सकें। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस की
हमारा एक राइट जो है वो डिस्कस किया, जो कि था राइट टू फ्रीडम। अब इस राइट टू फ्रीडम के अंदर अपने आप बहुत सारे जो है राइट हैं, जिनको कि हमने एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया कि वो सारी चीजें क्या कहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो नेक्स्ट राइट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।